वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अग्नाशय के बारे में, यानी कि जो पैनक्रियाज होता है हमारे शरीर में, जो अपने भोजन की पाचन में सहायक अवयव है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अग्नाशय या पैनक्रियाज का जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम अग्नाशय की स्थान की बात करें तो अग्नाशय जो होता है वो आमाशय के अधोभाग में उपस्थित रहता है, यानी कि जहां आपका आमाशय रहता है उसी के अधोभाग में क्या उपस्थित होता है, अग्नाशय या पैनक्रियाज उपस्थित होता है। अर्थात ये ग्रहणी के मध्य शुरू होकर प्लीहा तक का भाग होता है। अर्थात जो आपकी ग्रहणी होती है, ग्रहणी से शुरू होकर प्लीहा तक का ये एक तरीके से वहां का जो जगह होती है उसको घेरता है। उसी के अलावा इसका वर्ण किस प्रकार का होता है, तो ये धूसर या गुलाबी कलर का हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा ब्राउनिश या फिर पिंक कलर का ये हो सकता है। इसके बाद इसके हम आकृति की बात करें तो इसकी आकृति एक लीफ के आकार की होती है, यानी कि जो पत्ती होती है नॉर्मल पेड़ की उसके आकार का ये होता है। इसके अलावा इसका भार कितना होता है, तो ये लगभग 60 से 90 ग्राम तक हमारे शरीर में होता है। इसी के साथ इसका आयाम यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। और इसका ये किस प्रकार की, ये भी एक प्रकार की क्या है, ग्रंथि है। लेकिन ये किस प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय जो होती है वो उभयस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये अंतः ग्रंथि भी है और बाह्य ग्रंथि भी है। यानी कि ये अपने जो भी स्त्रवण का या जो भी स्त्राव का निर्माण करती है वो एक तरीके से बाह्य स्त्राव भी करती है और आंतरिक स्त्राव भी होता है, इसलिए ये उभयस्रावी ग्रंथि कहलाती है। अब इसके भाग कितने होते हैं, यानी कि इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो अग्नाशय को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका शीर्ष भाग, इसका गात्र भाग और इसका पुच्छ भाग, यानी कि जो सबसे हेड, इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो इसका शीर्ष भाग कहलाता है। इसका जो मध्य वाला पार्ट होता है वो इसका एक तरीके से बॉडी होती है, वो इसका गात्र भाग कहलाता है। और इसका जो पूंछ वाला या जो नीचे वाला भाग होता है वो उसे हम पूंछ कहते हैं। तो शीर्ष भाग, अर्थात जो शीर्ष भाग होता है वो मोटा एवं ग्रहणी के संपर्क में रहता है। अर्थात इसका जो गात्र वाला या जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो इसका मध्य पार्ट होता है और पूंछ वाला जो भाग होता है वो अंतिम एवं प्लीहा के संपर्क में रहता है। तो इस तरीके से इसके तीनों भाग हो जाते हैं। अब हम जैसे हमने पढ़ा कि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो उभयस्रावी ग्रंथि है, अर्थात ये एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो अग्नाशय को हम बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में किस तरीके से देखते हैं और इसको अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में किस तरीके से पढ़ते हैं वो आगे देखते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि का स्वरूप बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में, कि किस प्रकार से इसे हम बहिस्रावी कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि में छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है, अर्थात जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती है और इसी स्थान में अग्नाशय रस का निर्माण होता है। अर्थात जो इसके छोटे छोटे खंड उपस्थित होते हैं, इन्हीं खंडों में क्या होता है, जो अग्नाशय रस होता है उसका निर्माण किया जाता है। प्रत्येक खंड से छोटी छोटी सहायक अग्नाशय वाहिकाएं निकलती है, अर्थात प्रत्येक खंड से जितने भी खंड अग्नाशय में बनते हैं उसी खंड में क्या निकलती है, अग्नाशय सहायक अग्नाशय वाहिनियां निकलती है। अर्थात ये सहायक अग्नाशय वाहिनियां मिलकर एक बड़ी नलिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। और ये छोटी छोटी जो वाहिनियां होती है वो मिलकर एक वाहिनी का निर्माण करते हैं, जिसे हम अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। अग्नाशय वाहिनी पुच्छ भाग से शुरू होकर शीर्ष भाग तक होती है, अर्थात जो अग्नाशय का जो शीर्ष, गात्र और पुच्छ भाग है वो पुच्छ भाग से शुरू होकर इसके शीर्ष भाग तक रहती है। अग्नाशय वाहिनी शीर्ष भाग में पित्त नलिका के साथ मिलकर संयुक्त पित्त नलिका के रूप में ग्रहणी में खुल जाती है। अर्थात जो अग्नाशय वाहिनी होती है वो शीर्ष भाग से कहां पर जुड़ जाती है, ग्रहणी के भाग से जुड़ जाती है और इस तरीके से ये ग्रहणी में जाकर खुल जाती है। कुछ सहायक अग्नाशय वाहिनियां सीधे ही ग्रहणी में खुल सकती है, अर्थात कुछ ऐसी वाहिनियां भी होती है अग्नाशय में जो सीधे ही ग्रहणी में जाकर खुल जाती है, वो संयुक्त ग्रहणी या अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलकर नहीं खुलती है। अग्नाशय रस पित्त रस के साथ मिलकर वसा और प्रोटीन और कार्बोज के पाचन में ये सहायक होती है, अर्थात ये क्या करती है, पित्त रस के साथ मिलकर वसा का, प्रोटीन का और कार्बोज के पाचन में ये सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से अग्नाशय ग्रंथि को हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। उसी प्रकार अग्नाशय ग्रंथि का स्वरूप अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, किस तरीके से ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, तो अग्नाशय के भीतरी भाग में जगह जगह स्रावी कोशिकाओं का समूह होता है, यानी अग्नाशय का जो भीतरी भाग यानी जो अंदर वाला पार्ट होता है वहां पर क्या होता है, जगह जगह स्रावी कोशिका का एक तरीके से समूह होता है, ग्रुप होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लेगर-हेंस कोशिका समूह कहते हैं। और इसी समूह को, यानी कि जो छोटी छोटी स्रावी कोशिका का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेगर-हेंस कोशिका समूह कहते हैं। अर्थात ये जो कोशिका समूह होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, अल्फा कोशिका,
बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अर्थात ये अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका मिलकर ही क्या करते हैं, लेगरहैंस कोशिका समूह का निर्माण करते हैं। अब अल्फा कोशिका क्या होती है, बीटा कोशिका क्या होती है और गामा कोशिका क्या होती है, इनको हम इंडिविजुअल देखते हैं। तो सबसे पहले अल्फा कोशिका क्या होती है, तो ग्लूकागोर नामक हार्मोन का स्रावण करती है। अर्थात जो आपकी अल्फा कोशिका होती है वो ग्लूकागोर नामक एक स्राव होता है, एक हार्मोन होता है, उसका क्या करती है, स्रावण करती है। रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाती है। अर्थात रक्त, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें किसकी मात्रा बढ़ाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाती है। और यकृत में भंडारित जो ग्लाइकोजन होता है उसको किस में परिवर्तित करती है, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। तो ये 3 प्रकार के अल्फा कोशिका के कार्य होते हैं। उसी प्रकार बीटा कोशिका यानी कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो कौन सी कोशिका स्रावण करती है, वो बीटा कोशिका जो होती है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। और इंसुलिन जो होता है वो रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यानी कि अल्फा कोशिका तो क्या करती है, रक्त की मात्रा में जो ग्लूकोज होती है उसकी मात्रा को बढ़ाती है, और इंसुलिन हार्मोन जो होती है वो रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है। और इसी की सहायता से कोशिका में ग्लूकोज प्रवेश करता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसी कोशिका के माध्यम से क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण होता है। एनर्जी जो होती है वो बूस्ट होती है। लेकिन अगर इसी इंसुलिन, जो हमने जैसे डायबिटीज का नाम सुना है, तो इसी इंसुलिन की मात्रा जब रक्त में बढ़ जाती है, जब क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की स्रावण न होने से रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसको। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ग्लूकोज की मात्रा जो होगी वो रक्त में बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाने से हमें मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी जो है, रोग जो है, डिजीज जो है वो हो जाती है। फिर आती है थर्ड गामा कोशिका। अर्थात अल्फा व बीटा कोशिका का विकास, एक से विकसित होना, यानी जो आपकी अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका जो हो जाती है वो विकसित हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गामा कोशिका कहते हैं। तो इस तरीके से अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो किस तरीके से इसकी बनावट होती है और किस तरीके से ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी रूप में कार्य करती है, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।